तो ये साइंस में हम लोग पार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट का नाम है गति। क्या नाम है? गति, यानी मोशन। देखो ए मोशन क्या होता है तो समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की कोई स्थिर वस्तु है, मान लो ये स्थिर वस्तु है, एक ये वस्तु है, तो जब कि इस वस्तु की स्थिति की तुलना में क्या होगा? बदलेगा जब ना, तो इसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु की स्थिति स्थिर वस्तु की स्थिति की तुलना में बदलती रहती है, इसको हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये जब कोई वस्तु गति करती है तो सबसे पहले क्या करती है? वो कुछ ना कुछ लंबाई तय करती है। लंबाई तय करती है ना, उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दूरी का डिफिनेशन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और दूरी को हम लोग इसको ए से सूचित भी करते हैं कहीं, ठीक है? कहीं क्या कहते हैं? ए से या डी से भी करते हैं ना, ज्यादातर ए से ही करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूरी का ही एक रूप होता है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। विस्थापन मानते हैं ओए कि ये ए जगह है ना, और यहाँ से कोई सड़क है और ऐसे होते हुए यहाँ पर बी तक पहुँचती है। मानते हैं ये क्या है? एक सड़क है, ठीक है? ये बी तक पहुँचती है, ठीक है ना? यहाँ से कोई गाड़ी, कोई भी वाहन हो या आदमी हो, ये तय करते हुए यहाँ तक बी तक आएगा। जितना तय लंबाई करेगा यह उसका दूरी होगा। क्या होगा? और वही इसका विस्थापन जब निकला होगा तो किसी वस्तु की आरंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, ये आरंभिक स्थिति है और ये इसके बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम लोग कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? समझिए फिर से, किसी वस्तु की आरंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को या न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि यह एक निश्चित दिशा में होता है। क्योंकि क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है? और विस्थापन का भी ऐसा मतलब मीटर ही होता है ना। विस्थापन दूरी एक ही है, बस इसमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है? चलो अब इसके बाद हम लोग का आता है चाल। कहता है चाल किसी का हो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में, 1 मीटर में, मिनट में, 1 घंटा में ना। इकाई मतलब एक, इकाई मैंने इकाई समय में तय की गई दूरी का ना, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? और चाल बराबर सूत्र क्या है? दूरी बटा समय। दूरी बटा और जानो ये दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। क्या मापते हैं? और समय को मापते हैं सेकंड में। क्या होता है? चाल का एसआई मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल का एसआई मतलब मीटर प्रति सेकेंड और चाल बराबर सूत्र दूरी बटा, ठीक है? चलो अगला जाते हैं हम लोग वेग। अगला कहता है वेग कहता हो इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय याद पड़ेगा, विस्थापन वेग, वेग विस्थापन। चलो वेग विस्थापन, ठीक है? इकाई समय में तय विस्थापन क्या कहते हैं? वेग। यानी वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। लो विस्थापन को मीटर मापते हैं, समय को सेकंड में, तो इसका ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है? चलिए यहाँ तो हम तो पढ़ लिए हैं। अगला था अगला हम लोग पॉइंट आता है त्वरण। कहता है पहले इसके पहले हम लोग समझ लेते थोड़ा बहुत कि जो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करना। तो देखो हम लोग पहला पॉइंट आता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, ठीक है? क्या करना? अब देख लो इधर से यदि मान लेते हैं कि ये 1 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो अब समझो कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1/1000। 1/1000 समझ ना? 1 मैंने 1 मीटर के हजारवा भाग, 1 मीटर के इसका हो जाएगा 1/1000 हो गया। अब बाटा में सेकंड है, बाटा सेकंड है ना, तो वो 1 सेकंड में कितना मिनट, कितना घंटा होता है? 60 × 60 माने 1 से जिसमें 1 सेकंड में 1/60 मिनट और 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है ना, तो मीटर प्रति घंटा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? गुणे 60 × 60 ऊपर जाएगा बटन करके और 1020 कट गया, 3 दूनी 5 दूनी 10, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 बटन में यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। माने यदि वेग 1 मीटर प्रति सेकंड होता तो उसका जो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगा? 18/5। यानी कहने का मतलब है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे आ जाएगा ना। सेम उल्टा आता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ठीक है? क्या करना? इसके लिए क्या हुआ? दस मानते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है कोई वेग
अब 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है? 1000। यहाँ पर 1000 लिख देंगे। अब बटा में 1 घंटे का कौन सेकेंड? 60 गुणे 60, 60 गुणे 1020 कट गया। 5 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 1, तो ये हुआ 5 बटा यानी 18/5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी देखो ये ऐसे भी करिएगा। अब हमको 12 करना है, 12 करना है मतलब कि किलोमीटर में लाना है तो 12 से गुणा, 12 करना है तो 12 से गुणा, तो बड़ा ये है ना, और छोटा लाना है तो छोटे से गुणा। ठीक है, इतना समझ गया लोग। चलो ये जो पीछे नहीं समझा वो भी समझ सकता है ना। चलो अगला आप लोग आता है वो त्वरण। और त्वरण को समझते, त्वरण का होता है जैसे जो गाड़ी का एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर का मतलब ही होता है त्वरित। एक्सीलरेटर माने त्वरण के मतलब होता है वो कि प्रति सेकंड वेग में बढ़ोतरी, प्रति सेकंड वेग में बढ़ोतरी। जैसे में वो गाड़ी जब ट्रेन चलना शुरू कर दिया है तो पहले तो धीरे तेज नहीं होती है। आप भी जब साइकिल चलाने से स्टार्ट करते हैं तो पहले धीमे होते हैं और फिर पानी बाद बहुत तेज होती है। उसका कोई ना कोई को क्या होगा? त्वरण होगा। ठीक है, क्या होगा? और त्वरण के बाद वो प्रति सेकंड जब वेग में कमी होने लगती है उसको मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ ना? प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका सेम उल्टा होता है मंदन। वो प्रति सेकंड क्या होता है? कमी आता है। जिसमें ट्रेन है तो ट्रेन में जब ब्रेक लेता है तो धीरे 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 बस बंद हो जाते हैं ना, उसको कहेंगे मंदन। क्या कहेंगे? तो मंदन को -a से सूचित किया जाता है और त्वरण को +a से सूचित किया जाता है ना। तो त्वरण का सूत्र v - u भाई। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को निकाल लेते हैं और बटा में दर रख देते समय, ये क्या हो गया? हमारा त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और सेम इसका उल्टा होता है मंदन। ठीक है, अब देखो ऊपर है वेग, ऊपर क्या है? तो वेग को अभी हम लोग कहेंगे मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग कैसे पता होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम मीटर, अब बाटा में सेकंड रख दिया ना, सेकंड। अब बाटा में फिर समय है ना, यहाँ पे गुणे में समय को सेकंड मापते हैं ना। तो अब यहाँ मीटर अब प्रति सेकंड, सेकंड इसको ना हो गया तो मीटर प्रति सेकंड यानी त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण कैसे मतलब? मीटर प्रति। और त्वरण बराबर सूत्र बोलेंगे हम लोग हिंदी में, तो ये होता है अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, माइनस में अब बटे में बहुत समय, बटे में पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि आरंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को v से, त्वरण को a से करते हैं ना, और दूरी को s से। ठीक है, चलिए अब जानो ये इसमें तो दे दिया, इससे रिलेटेड सूत्र आता है हम लोगों कि और यहाँ पर a बराबर v - u बाई टी है ना। यहाँ पर सूत्र निकालेंगे तो बटे में 1 देंगे, बटे में 3 गुना होता है तो ये हो जाएगा 80। ये क्या हो जाएगा? बराबर में v - u हो गया, v माइनस, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, u प्लस 80, u प्लस 80। जब हमारे कभी भी अंतिम वेग निकाला हो v, तो v बस सूत्र है u प्लस, ठीक है, v बराबर u प्लस। ये प्रूफ करने के लिए कब देता है ना। ठीक है, अब चलो, अब इसे रिलेटिव एक और था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पर s दूरी है, a त्वरण है, v u आरंभिक वेग है, v का है अंतिम वेग है ना। चलो इतना हम लोग ज्ञात किए थे शायद। और यहाँ पे जो समय को निकालेंगे, समय भी निकालेंगे ना, इसे समय भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर का पता ना हो, बोलिए। हाँ सही है, v स्क्वायर और u स्क्वायर पर 2as, यहाँ पर 2as ना, ठीक है 2as। चलो अगला है दाब, हम लोग आया अगला, इसके पीछे लोग पढ़े हैं नंबरिकल ना, सब सूत्र लगाए हैं तो नंबरिकल भी नहीं चर्चा करेंगे ना। चलिए दाब के मतलब होता है प्रेशर, दाब माने दाब। अब ध्यान हो, ये दाब का होता है, इसे सुनो ओए, अभी हम लोग को जो कांटी होता है, कांटी के नुकीला भाग हम लोग जो दीवार है उसकी तरफ न करके उल्टा मारेंगे तो उसमें धंसेगा नहीं धंसेगा। मतलब मेरा मतलब ये है कि जब क्षेत्रफल कम हो, अब बल अधिक लगे तो दाब अधिक लगेगा। यानी जब छड़ी से पीटा जाता है, अब पतला जितना ही छड़ी होगा उतना ही दबाव ज्यादा होगा, और जब दबाव ज्यादा होगा चोट ज्यादा महसूस होगा ना। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब का होता है दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहता है। क्या कहता है?
और बहुत ध्यान सुनो, अब प्रति एकांक क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं? एरिया। तो दाब को सिर्फ प्रेशर हम लोग पी कह देते हैं, पी बराबर ए और बाई बॉल कहते हैं एफ नो, क्या कहेंगे? पी बराबर ए बाई एफ। एक मतलब हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल और एक माने बॉल, अब पी माने प्रेशर दाब, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका जो एसआई मात्रक होता है इसका जो एसआई मात्रक, ध्यान सुनो, तो प्रति एकांक जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। जैसे हम लोग निकालते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का वर्ग निकालते हैं ना, तो जो भी क्षेत्रफल निकलता होगा तो उसे स्क्वायर लिखते होंगे, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है ना, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बॉल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है, लेकिन इस उपयोगिता क्या होता है? केजी मीटर होता है ना, केजी बाटा में केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो अब ऊपर बचेगा मीटर, क्या बचेगा? अब बटे में बाबू ये एस है ना सेकेंड स्क्वायर, ये चल जाएगा ऊपर, चलेगा क्या चलेगा? ऊपर, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर और प्रति केजी, मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति, और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल, क्या कहेंगे? इसको पी ए कहता है, पी ए, इसे संकेत करता है पी ए, पास हो गया पी ए। और फिर नोट में दिया गया था कि वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, ठीक है। अच्छा गलती लिख देगा हम लोग, यहाँ पर गलती कर दिए, यहाँ पर प्रति एकांक है ना ए, यहाँ पर एफ बाई ए हो जाएगा, एफ बाई ए, अब सही है ना, एफ बाई सही है, और यहाँ पे एफ बाई ए, जैसे वो ए यहाँ हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब बॉटम हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यहाँ पर सेकेंड नीचे ना जाएगा, अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ पर मीटर बच गया, तो बच जाएगा केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसका होगा केजी प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर ना, ये सही हुआ। ये नहीं रहा जहाँ से जो दाब होता है, दाब शुरू होता है बॉल और बटा में क्षेत्रफल, ये गलती में उल्टा होती है सर, या इसको इसे भी ये भी कर सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखो इसमें बहुत सारी नंबरिकल है ना, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के नियम, न्यूटन गति के उसमें ए न्यूटन की गति का नियम। अब जानो न्यूटन को सब लोग जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन कौन थे? ये बहुत ही भौतिकविद थे और ये मैथ में भी हेल्प किए ना, इस वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा स्थान आता है न्यूटन को। न्यूटन को फिजिक्स का पिता भी कहा था ना, इसने गति के संबंध में 3 नियम दिया था, ये 3 है ना। प्रथम नियम क्या है तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब देखो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहता है, देखो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसके अवस्था में कोई भी परिवर्तन, ठीक है ना। यदि समझो, यदि हम कोई वस्तु है कहीं रख दिए इसी अवस्था में, और जब तक बाहरी बल कोई न लगेगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन ने कहा था ना, बाहर से बल लगे, बाहर से लाइट आ जाए, बाहर से हवा आ जाए, बाहर से जीवाणु कीटाणु आ जाए, तभी उसमें कोई परिवर्तन होगा, अन्यथा कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा, सुनो ना। तो न्यूटन के प्रथम नियम कहता है, इससे 2 भौतिक पद मिलते हैं, 2 भौतिक, पहला मिलता है बल की परिभाषा, पहला मिलता है परिभाषा, और दूसरा मिलता है जड़त्व, क्या मिलता है? जड़त्व। ये जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व तो बल सब लोग कहते हैं, बल एक भौतिक कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील वस्तु को स्थिर तथा दिशा परिवर्तन कर दे। यानी बल लगाकर हम किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, अगर वस्तु जा रही है उसका दिशा भी परिवर्तन कर सकते हैं, उससे हम लोग कहेंगे बल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है? या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। बल बराबर सूत्र क्या होता है? ए बराबर एम हाँ, ए बराबर एम मतलब क्या होगा? द्रव्यमान गुणे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे जड़त्व। जड़त्व क्या हो? जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु में अपने आप हालत नहीं बदलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु है अपने आप हालत नहीं बदल रहा है, इसका मतलब समझेगा। जैसे हम गाड़ी बैठे हैं, नीचे वाला भाग गाड़ी के पास में है, ऊपर वाला भाग स्वतंत्र है ना। तो जब नीचे वाला भाग भागता है तो ये अपने ही अवस्था में रहना चाहता है,
इसमें परिवर्तन होना नहीं जाता है, इसीलिए क्या होता है ये पीछे की तरफ फेंका जाता है ना, समझ ना। अरे जब कोई गाड़ी वाहन माने गाड़ी बैठा है पीछे और कहीं बात कर रहा है और उधर लेटर धर लिया तो फटाक से फेंका जाएगा, काहे फेंका जाएगा, क्योंकि ये अपना स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में ही, लेकिन नीचे वाला भाग का नाम गति में जाए, आइए को शरीर ही है, दो भाग नहीं है ना, दो भाग रहता तो टूट निकल जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या होता है, जड़ कहते हैं किसी वस्तु में अपने आप हालत नहीं बदलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार होता है, एक गति जड़त्व, एक गति, एक विरामा जड़त्व, एक कहता हूँ विरामा जड़त्व। ये किसी वस्तु को एकाएक गति की अवस्था में आने, किसी वस्तु में एकाएक गति में आने की प्रवृत्ति को, किसी वस्तु को एकाएक गति में आने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ओए जैसे में कोई गाड़ी पे बैठा है स्थिर है ना, एकाएक क्या होता है गति में रहता है, एकाएक कहता है गति में, तो उसको कहेंगे गति, है ना। जैसे में एग्जाम्पल में, जैसे कोई यदि आप लोग बैठे होंगे कभी बस में, अब बस में बैठे होंगे, अब बस की बत्ती एक खोल दी, बस फटाक से सब कुछ फेंका जाता है। ट्रेन में भी होता है ना, ट्रेन में भी होता है, बस में भी होता है, ठीक। अब क्या होता है फिर, और वही जब ट्रेन में बैठे हैं ना, बस बैठे हैं, और जैसे ही कोई ओट आता है तो जैसे ही ब्रेक लिया तो फटाक से आगे सब फेंका जाता है, फेंका ना, नहीं फेंका है। तो किसी वस्तु को एकाएक विरामा अवस्था में आने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विरामा जड़त्व। कोई वस्तु जब एकाएक विरामा अवस्था में आएगा तो विरामा जड़त्व, गति में आएगा तो गति जड़त्व, ठीक है। चलिए अब बताए न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का देखो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम सुनो, दूसरा नियम क्या कहता हो, सुनो, गमता का प्रत्येक सेकंड का परिवर्तन, गमता का प्रत्येक सेकंड का लगाया गया बल के समानुपाती होता है। परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल, और जब कोई गेंद को मारा, गमता का प्रत्येक सेकंड का परिवर्तन, कोई बॉलर उसको टर्न किया, जिस दिशा में वो टर्न करेगा, जितना भी बल आया और जितना ये बल लगाया, उसी बल से वो क्या होगा, बॉल आगे की तरफ भागेगा, समझ है ना। गमता का प्रत्येक सेकंड का परिवर्तन लगाया गया बल के समानुपाती होता है। परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल। न्यूटन की गति का दूसरा नियम से दो भौतिक पद मिलते हैं। पहला मिलता है बल का सूत्र, बल मापने का सूत्र। तो बल मापने का सूत्र हम लोग तो पढ़ लेते हैं, F बराबर m इंटू, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे, और दूसरा मिलता है संवेग। दूसरा क्या मिलता है, तो संवेग मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण वेग। हाँ, ओए किसी वस्तु के द्रव्यमान, ओए पीछे ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं, और संवेग को P से सूचित करते हैं, और P बराबर होता है m v, P बराबर। और संवेग संरक्षण का नियम होता है, एक संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है, ध्यान से होता है, एग्जाम्पल समझ लो पहले। मान लेते हैं कि दो कोई वस्तु है ना, दो कोई वस्तु है, एक ये हमारी वस्तु है और ये एक वस्तु है, ठीक है। और ध्यान से इसमें m भी होगा ना, m1 v1 होगा, और इसमें मानते हैं m2 v2, यानी इसका कोई वेग अलग है, इसका कोई वेग अलग है, इसका कोई द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है। जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराती है, जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराती है, तो टकराने के पहले और टकराने के बाद, टकराने के पहले और टकराने के जो दोनों का जो संवेग होता है आपस में समान होता है। क्या होता है, समझ होगा। संवेग संरक्षण का नियम कहता है यदि गति करती हुई दो वस्तुएं, यदि गति करती हुई दो वस्तुएं कभी आपस में टकरा जाती है, तो टकराने के पहले और टकराने के दोनों का संवेग बराबर होता है, बेशर्ते उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगे, उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगे तब, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है, टकराने के पहले और टकराने के बाद ये दोनों का आपस में समान होते हैं, इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद नहीं है ना वो। चलिए अब आता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड नियम कहता है, सबसे आसान है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब होगा, यदि हम इसको ऐसे जोर से मारेंगे, जितना बल से मारे उतना ही बल से वो हमको धक्का दिया, उतना ही बल से हमको मारेगा। जिसमें एग्जाम्पल रहो, यदि हम मान लेते हैं, सुनो,
यदि हम इस पर रख के किसी बच्चे को ऐसे मारते हैं ना, तो इस जितना बल से ऐसे मारेंगे उतना ही बल से वो भी मारेगा उधर। तो इसलिए आप लोग अनुभव भी कर लेंगे कि जब दीवार पर रख के हाथ मारेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि इसके तुलना में लगेगा ना। तो यानी जितना एक्शन करे उतना ही रिएक्शन करेगा। गेंद खेलते समय जितना बॉल से फेंकेंगे उतना ही बॉल से वो फेंकेगा। तो इसको कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट एक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम था ना। चलिए आज इतना ही पड़ेगा अभी, ठीक है, बंद करता हूँ।